हरदा हादसे के बाद अब राज्य में सियासत गरमाने लगी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर मोहन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि हरदा हादसे का गुनहगार कौन है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि आखिर रिहायशी इलाके में इतने बड़े पैमाने पर बारूद का भंडार कैसे हुआ, क्या पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे पूछा है कि इस अवैध फैक्ट्री को किसकी शह थी, किसकी वजह से प्रशासन ने अनदेखी की। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के बिना इतने बड़े पैमाने पर बारूद का जखीरा इकट्ठा नहीं हो सकता। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कॉमर्शियल और आवासीय परिसर में भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को खुद हरदा जाना चाहिए। मदद मिले, हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बहुत दुखद घटना है। आगजनी से जो उसमें नुकसान हुआ, लोगों की मृत्यु भी उसमें सुनने में आ रही है। शायद संख्या अभी आपको जानकारी होगी कितनी अभी तक हो चुकी है। उसमें काफी लोग उसमें उनको इंजरी भी काफी हुई है। जब मैं नगर प्रशासन मंत्री था, हमने बहुत सख्त नियम बनाए थे फायर सेफ्टी के संबंध में। लेकिन अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार और जो सरकार पिछले 3 साल से भी थी, उन्होंने इसके पालन नहीं कर पाए हर जगह पर। एक सेकंड पहले भाइया ने बोला भागो भागो, मैं भागा ऊपर छत के ऊपर से मेरे कान के साइड में से टकराते हुए मेरा कान फट गया। सर आवाज इधर साइड सुनाई नहीं दे रही, इधर से सुन रहा हूँ मैं। लास्ट ऐसे ही हुआ, मेरे चाचा मेरे को खाना देने आ रहे थे, उनको कॉल आया कि वहाँ से भाग लेना। वो सर मेरे को बचाने गए, खत्म हुआ। 400 से 500 लोग। तो हरदा हाहाकार यानी कि हरदा हादसे पर आज की हमारी ये डिबेट है, आमना सामना हम करेंगे। एक दुखद घटना जो प्रशासन की लापरवाही से हुई है, ये कहा जा सकता है, ये अनदेखी करने से हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल जी महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दुखद घटना है और दुखद घटना पर चर्चा करने से पहले वास्तव में अगर जो आपको बताएं अपने दिल की बात तो थोड़ा सा दिल द्रवित हो जाता है। और ऐसी घटना ना हो जिस पर इस प्रकार की घटना पर हम लोगों को चर्चा करना पड़े। वैसे जो इस घटना में जिनका प्राण पखेरु उड़े हैं उनकी आत्मा की शांति हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ अब इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है योगेश गुप्ता जी। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो थी ही। अवैध फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही है, वहां के जनप्रतिनिधि भी होंगे, सभी लोग होंगे, प्रशासन भी होगा, लेकिन इस पर इसको अनदेखा किया गया। और इस अनदेखा का कारण यही है कि ये जो स्ट्रेचर दिख रहे हैं अस्पतालों में, इसका परिणाम है। अब ज्यादा मैं सवाल आपसे क्या पूछूं, क्या कहना है इस घटना पर आपका? देखिए देवेंद्र जी, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिजनों को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार काम कर रही है। इसी के चलते डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और जो दिशा निर्देश जारी की, उसका परिणाम ये रहा कि घायल थे उनको तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में दिखाया भी गया। लगभग 50
ज्यादा एम्बुलेंस तत्काल आसपास के जिलों से पहुंचाई गई। 20 एम्बुलेंस ऑलरेडी हरदा जिले में थी। फायर ब्रिगेड भी भोपाल से, इंदौर से और आसपास के जिलों से तत्काल वहां पहुंचाए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तुरंत वहां पहुंचकर उन्होंने आपदा प्रबंधन का काम चालू किया। उसकी वजह से काफी जाने जाने से बच सके। देखिए, घटनाक्रम दुखद है। आपदा तो आपदा के ऊपर राजनीति करना एक क्षोभ का विषय है, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना परिणति बना ली। देखिए, अभी मैं जयवर्धन सिंह जी को सुन रहा था कि जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री थी तो सेफ्टी नॉर्म्स बनाए थे। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार थी। अगर वो फैक्ट्री रिहायशी इलाकों में थी तो माननीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने क्या कदम उठाए थे, ये जयवर्धन जी को बताना चाहिए था। उमंग सिंघार जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो जयवर्धन सिंह जी ने दे दिया। कांग्रेस में अंतरकलह इस प्रकार हावी है कि राजीव सिंह जी 2 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हैं, पीसी शर्मा जी और जी रामू टेकाम के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी, राम किशोर दोगले और अभिजीत शाह के नेतृत्व में। तो ये क्षोभ का विषय है कि इस पर राजनीति ना करके घटनाक्रम में जो लोग प्रभावित हुए उनको फौरी तौर पर कैसे राहत पहुंचाई जा सके, ये काम दोनों पक्षों का बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति महामहिम ने तुरंत घटनाक्रम का दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की मृतकों को सहायता राशि स्वीकृत की है, घायलों को 50,000। तो देखिए, ये आपदाओं पर नियंत्रण जरूर एक प्रशासनिक फेलियर की वजह हो सकती है, मगर उन पर पूरी तरह काबू कैसे पाया जा सके, ये जांच का विषय। और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, निश्चित रूप से उन्होंने कोताही बरतने वालों को बख्शा नहीं। और आज भी ये बात कही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए, पूरी कार्रवाई होगी, जांच समिति गठित कर दी गई। चलिए, बस यही है कि ईश्वर जांच समिति गठित कर दी गई है और कार्रवाई होगी। पवन पटेल जी, इस दुखद घटना पर आपका क्या कुछ कहना है? अभी जो प्रभावित लोग हैं सबके मेरी संवेदना उनके साथ में है। और यहाँ पे राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सफूका पकड़ा हुआ है इन्होंने कि राजनीति का विषय है, राजनीति का विषय है। हम कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश के किसी वासी के साथ इस टाइप की घटना घटती है तो हमारा सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके अगर किस कारण से घटी है घटना, उस कारण का पता लगाएं। सिंपल सी बात है, कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे पहले इनका जुमला वही होता है कि इस तरह की घटनाओं में कांग्रेस राजनीति करती है। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर अभी ये मोहन यादव जी की बात करें, मोहन यादव जी की पहले भी इन्हीं की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान जी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। तब भी मेरे ख्याल से तब अच्छा नहीं चल रहा, तब बोलने लगे। तो ये जो इनके फलसफे होते हैं, फलसफे हैं कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहे। अगर आप देखेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर इनका बड़ा रोज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता हमारी नीतियां, हमारा प्रशासन, हमारे कार्य प्रणाली इतनी अच्छी है, और जब इतनी अच्छी इनकी कार्य प्रणाली इतना है तो कैसे 10 साल का सजायाफ्त कोई अपराधी जो है, जिसको सजा पहले से सुनाई जा चुकी है, वो इस तरह की फैक्ट्री का संचालन कैसे कर सकता था? उसका जब लाइसेंस जो निरस्त था, उस लाइसेंस को रिन्यूअल, उस लाइसेंस को फिर से चालू कैसे, किस राजनेता के कहने पर किया गया? ये सब बातें जांच का विषय है। लेकिन वो जांच होती है, हम जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है, जैसे चुनावी जुमला टाइप का ये भी है। लेकिन उसके बाद जो बड़ी मछलियां, छोटे कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देगी, इमीडिएट अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ दिन बाद उस अधिकारी की फिर से कहीं और पोस्टिंग हो जाएगी। तो मेरा निवेदन यह है कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। अब उसको जब इतनी स्पष्ट बहुमत है तो उसको बहुत सारी चीजों में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वो इस तरह की जो जनता के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को बड़े ध्यान से, बड़े हृदय से इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी सरकार, हम इसकी अच्छी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।
तो ये बोलते हाँ हमारा हो सकता है वर्ड को यूज ही नहीं करना चाहिए। इनको खुले मन से लेना चाहिए कि हाँ हमारी सरकार है, पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके ऐसा कुछ कार्यवाही करें कि इस टाइप की घटनाओं का आगे भविष्य में अंजाम ना देखे। लेकिन इनका हमेशा इसी तरह का फलसफा रहता है और मैं बड़ा दुखी हूं इस टाइप की घटनाओं से। हमें उस वेदना को, उस पीड़ा को समझना पड़ेगा जिसके घर का एक ही कमाने वाला रहा होगा और किसी कारण से आज वो नहीं रह गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, उस तरह गरीब लोगों का इलाज तो मुफ्त कराने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन आप एक हफ्ते बाद जाइएगा, जब टीवी कैमरे हटेंगे, उस परिस्थिति देखिएगा कितना उसका इलाज होता है, किस तरह उसका जीवन यापन चलता है। या आने वाला समय घोषणा कर देंगे हम 2-2 लाख 5-5 लाख देंगे, उस 2 लाख 5 लाख में ना किसी का परिवार चल पाता है, ना उस दुख की कोई अहमियत होती। ठीक है, उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, लेकिन सरकार को राजनीति से उठकर बड़ा मन करते हुए अब इस तरह की घटनाओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करना चाहिए और जो भी सजा या जो भी उसका दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नजीर कायम हो सके, आगे कोई इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत ना कर सके। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये दुखद घटना हुई है, लेकिन अगर जो हुई है इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सैकड़ों लोग अगर जो कहा जाए तो वो अस्पताल में हैं या फिर उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, ऐसी कवायद चल रही है, घायल हुए हैं। इस दुखद हादसे पर बहुत से सवाल उठेंगे। महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से होने चाहिए सर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसमें वाकई हमारे दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं ने बिल्कुल ठीक बात कही कि इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मानवीय दुर्घटना है। ये तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ करके काम होना चाहिए और कांग्रेस ने भी इसमें अपने कार्यकर्ताओं से राहत में सहयोग की अपील की है। ये मैं देख रहा था किसी बड़े नेता का, तो निश्चित रूप से ये सारी की चीजें हैं। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ पर एक बात विचारणीय तो है जो आपने कहा कि सवाल उठने की है। ये पहली दुर्घटना नहीं है, कुछ दिन पहले पेटलावत में घटी थी, उससे पहले भी घट चुकी। मध्य प्रदेश के अलावा भी दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी घटी हैं, बिहार में भी घटी हैं, कई जगह पर दुर्घटनाएं घटी हैं। आखिर घटना घट जाती है, टीवी कैमरे चले गए, प्रशासन की गाड़ियां दौड़ गई, मंत्री की यात्रा हो गई और उसके बाद दुनिया अपने ढंग से चलने लगती है। आखिर क्यों ये जो विस्फोटक सामग्री का संग्रह है या इसको बनाने वाली फैक्ट्रियां क्यों बस्ती में क्यों होती हैं? जितनी आप सहायता राशि घायलों को या मृतकों के परिवारों को दे रहे हैं, इससे 10% नहीं लगेगी। आप उनको बस्ती से और गांव से और शहर से बाहर क्यों नहीं बसाते? और जिन बस्तियों में ये विस्फोटक स्टोर करने की या विस्फोट बनाने की कारखाने लगे या स्टोर लगे, उसके आसपास रिहायशी मकान की किसी को अनुमति ना मिले। कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर सैद्धांतिक होना चाहिए। फिर इस फैक्ट्री के बारे में अभी आया था कि महीने भर पहले इसका कुछ चेकिंग हुई थी और चेकिंग में कुछ कमी पाई गई थी। आखिर अगर चेकिंग में कमी पाई गई थी तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर उसको परमिशन ही क्यों दी और कैसे इतना बड़ा स्टॉक वहां पर खड़ा हो गया? इसके लिए जो निचले स्तर का स्टाफ वहां पर हो, जो रेगुलर जिसकी जिम्मेदारी हो, मैं समझता हूं उनको सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा करना चाहिए भाई, निश्चित रूप से। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के, जो मोहल्ले वाले हैं वहां के, मैं समझता हूं इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे करके आप अपन सब बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। इसकी जिम्मेदारी समाज की भी है, इसकी जिम्मेदारी मोहल्ले वालों की भी है, इसकी जिम्मेदारी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों को जो स्थानीय कार्यकर्ता है, मंडल का अध्यक्ष भी होगा, वार्ड का अध्यक्ष भी होगा, पंच सरपंच या पार्षद होगा, वो जो वहां के जो लोग हैं उन सबको अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए, इसकी प्रायश्चित करना चाहिए। कल्पना कर सकते हैं, एक बार गुलजारी लाल जी नंदा और लाल बहादुर शास्त्री जब मंत्री थे तो उन्होंने जिम्मेदारियां ली थी कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। शास्त्री जी ने तो त्याग पत्र तक दे दिया था, रेल मंत्री जब वो थे। तो कुल मिलाकर के इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, राजनीति से हट करके हो। और इस घटना के बाद पूरा सर्वे हो मध्य प्रदेश भर में कि किस गांव में और किस शहर में और किस मोहल्ले में कोई अगर विस्फोटक की फैक्ट्री है तो उसको शहर से और गांव से बाहर करे। वो बिल्कुल उस पर पाबंदी लगे जब तक कि वो फैक्ट्री बाहर ना हो, सरकार फ्री में दे दे जमीन उसको। तो कुल मिलाकर के इस पर देवेंद्र जी बहुत सख्ती के साथ और संकल्प के साथ इस पर काम होना चाहिए। जी योगेश गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो हरदा की फैक्ट्री थी रिहायशी इलाके में थी, क्या शासन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या वहां के जनप्रतिनिधि जो थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था?
अगर अगर प्रशासन आंखें मूंद लिया था तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आंखें मूंद ली थी? क्या वहां के जनप्रतिनिधियों ने आंखें मूंद ली थी? जो बूथ लेवल की आप लोग बात करते हैं ना कि बूथ लेवल के हम मजबूत कर रहे हैं, क्या वो बूथ लेवल के अध्यक्ष और बूथ लेवल के कार्यकर्ता वहां नहीं थे? क्या उनको जानकारी नहीं थी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं देवेंद्र जी, देखिए आपका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक सा है और कहीं ना कहीं हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति ईमानदारी से की, ताकि इस प्रकार के घटनाक्रम को रोका जा सके। लेकिन लापरवाही तो होती है और बार बार भी होती है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वर्तमान में जो हमारी सरकार है, नवनियुक्त जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो अभी तक जो रही है वो इस बात का प्रमाण है। वो दोषियों को नजरअंदाज तो कतई नहीं करते और उन्होंने सख्त दिशा निर्देश आज दोपहरी घटनाक्रम घटित होने के तुरंत बाद जारी किए और इसके सार्थक परिणाम भी हमको आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से एक दृढ़ संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है और इस प्रकार का जो दुखद घटनाक्रम है तो घटित होने से कैसे रोका जा सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक आश्वस्त करना चाहूंगा। हाल ही में जो घटनाक्रम घटित ये जांच का विषय है और इसमें भी इतने जिम्मेदार अधिकारी, देखिए एक बात और है ना, देखिए गुप्ता जी, नहीं योगेश गुप्ता जी, एक बात और है ना जी कि समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, पार्टियों ने अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। अब अगर जो बात हम कर लेते हैं पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की बात मैं करता हूं, क्या ये पार्टियां जिम्मेदारी लेंगी कि हाँ हमारे समाज के प्रति जो कर्तव्य था उसको हमने निभाया? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अगर जिम्मेदारी लेते हैं, नहीं सुनिए तो, मेरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। वक्तव्य में मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में इस बात को कहा है, वक्तव्य से काम नहीं, मैं पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, हाँ उसी नैतिक जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ। गुप्ता जी थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं मैं आपसे, मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा भाव किस्म का आदमी हूं इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न मैं कर लेता हूं। सवाल ये है ना कि आपने जिम्मेदारी ले ली, बीजेपी ने जिम्मेदारी ली, बीजेपी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए कि हाँ अगर जो समाज के प्रति आप लोग जिम्मेदार हैं तो इस तरह की कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के अगर जो काम हो रहे हैं तो सूचना दें, प्रशासन को जगाएं, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इस तरह की सूचना दें कि हाँ यहां पर अगर जो विस्फोट हुआ तो सैकड़ों लोग घायल होंगे, जो स्थितियां आई हैं ऐसी स्थितियां बंद पड़ेंगी। इस जिम्मेदारी को आपके कार्यकर्ताओं ने भी नहीं निभाया, इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए निश्चित रूप से देवेंद्र जी, माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने अपने कथन में इन सभी लोगों की ओर इशारा किया है और मैं उनके वक्तव्य से 100% सहमत भी हूँ। सामाजिक सरोकार होना चाहिए और पक्ष विपक्ष को जहाँ मानवीय हितों की बात आती है वहां तटस्थ रहकर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ जागरूकता का एक अभियान चलाना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई फैक्ट्री या कार्यालय हमारे रहवासी क्षेत्र में है तो उसका पुरजोर विरोध कर प्रशासन शासन के प्रति उसका ध्यानाकर्षण भी कराना चाहिए। हालांकि प्रशासन अपने तौर पर कार्यवाही करता है, जैसा कि पिछले महीने जो वहाँ निरीक्षण हुआ था और वहाँ जो कमियां पाई गई थी उनको उजागर भी किया गया था। मैं नहीं समझता कि उस फैक्ट्री को कोई परमिशन दी गई है, ये जांच का विषय अवैध रूप से भी संचालित हो रही होगी। तो निश्चित रूप से दुखद तो है ये घटनाक्रम, लेकिन आगे इस प्रकार की कोई घटना घटित न हो इसके पूरे चाक चौबंद प्रबंध किए जाएंगे। चलिए ठीक है, हम पवन पटेल के पास आएंगे। आपको आश्वस्त कर जी
पवन पटेल जी, हम आपके पास आते हैं। संगठन तो हरदा में आपका भी जी। होगा, संगठन आपका हरदा में होगा और वहां कार्यकर्ता भी होंगे, चुनाव में झंडे बैनर भी टांगते होंगे, कालीन भी बिछाते होंगे बड़े नेताओं के लिए। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर समाज के प्रति क्या आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी निभाई? अगर नहीं निभाई तो इसके लिए क्या पार्टी अपने आप को कोई पनिशमेंट, कोई दंड निर्धारित करेगी? कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी निभाई। वहां के लोकल यूनिट ने बोला कि हम कई बार यहाँ पे आगाह किए हैं, कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय एक बड़ा प्रशासन का बड़ा सिस्टम है। उसके जो कार्यकर्ता छोटा से छोटा, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे एसडीओ हो, उसका भी पावर कलेक्टर से कम नहीं रहता है। तो वहां पे आज जिस टाइप की परिस्थितियां बन गई हैं, पंजाब में देख रहे जो दादागिरी इनको चढ़ी हुई है, उस दादागिरी में कोई इनसे पार नहीं पा सकता। हम तो यही बोल रहे हैं कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती, विपक्ष का जो फर्ज होता है, वो हम अच्छी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं इस टाइप की मदद में कुछ ना कुछ नजीर कायम करे भारतीय जनता पार्टी, कि हम मिलकर के कुछ ऐसा रास्ता निकाले इसका कि इस टाइप से समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन बजाय इसके कि उसका कुछ निष्कर्ष निकाले कि ये बस राजनीति में कर देते हैं, हमारा जो शुरू का स्टेटमेंट रहता है उसको लास्ट तक कोट ही नहीं करते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक सामंजस्य, विपक्ष विहीन इनको सत्ता जो चाहिए, विपक्ष विहीन चाहिए, कांग्रेस विहीन इनको सत्ता चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण, जिस व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति का लक्ष्य है कि हमको विपक्ष विहीन चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि तानाशाही के संविधान में उसका विश्वास है और तानाशाही के संविधान के हिसाब से चल रहा है। उसी की परिणति है कि अगर तानाशाही का संविधान नहीं होता, इस टाइप के सभी नॉर्म्स बने हुए हैं, जब रियायती एरिया में नहीं है तो कैसे मिल गया उसको परमिशन? हम कहते हैं जो भी हो, जो भी जिसके काल में हो, उसको दंड देना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए, लेकिन उसको सजा दंड नहीं देंगे। आज डिबेट 4-5 दिन बाद कर जाएंगे। जो बेचारे पीड़ित हैं उनके लिए जिंदगी भर का जख्म रहेगा, उनके पूरे परिवार को जिंदगी भर का जख्म रहेगा। हम आप डिबेट कर लेंगे, ये सरकार भी चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो योगेश जी, कुछ नजीर कायम करे, कुछ ना कुछ एक। योगेश जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन देवेंद्र जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ कहना ये राजनीति का विषय नहीं है, बराबर इस विषय पर राजनीति करना, डिबेट में बैठ ये लो। अरे तो मैं क्या करूं कि आपने बड़ा अच्छा किया है। मैं कहने का तात्पर्य ये है, जब आप यही तो हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम सच की आवाज उठाएंगे तो आप बोलोगे गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, आवाज मैं भी उठा रहा हूँ। जब भोपाल गैस कांड घटित हुआ था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एंडरसन को भगा दिया था, और आज तक वो गैस पीड़ित संघर्ष कर रहे हैं, आज तक वो गैस पीड़ित संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का दोगला चरित्र, उनका दोगला जो चाल चरित्र है, उसको देखते हुए जनता इनको विपक्ष से मुक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि एक लोकतंत्र में सार्थक विपक्ष हो, मगर कांग्रेस जनता से स्वयं को अभी नहीं, आपने हमेशा बोला कनेक्ट नहीं कर पा रही है। विपक्ष का ये नहीं है, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर ये लाशों पर राजनीति करते हैं, देखिए ये दुखद घटनाक्रम की राजनीति करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो छिछोरी राजनीति कांग्रेस कर रही है, उसी का कारण है कि जनता इनसे दिन प्रतिदिन दूर होती चली जाए। अगर ये जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते तो निश्चित रूप से इनको जन आशीर्वाद मिलता। मगर देखिए, चाहे कोई भी मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ, चाहे वो राम मंदिर का, चाहे जनहित से जुड़ा कोई भी लोक स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, ये उस पर राजनीति तो करेंगे, मगर जनता के हितों को परे रखता। चलिए, तो ये कारण जनता से स्वयं कांग्रेस अपने आप दूर होती जा रही है। आरोप हमारे नेताओं पर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। आप जनता के लिए काम कर कहां रहे हैं? आप जमीन पर हैं कहां? चलिए, आज भी आप हरदा के घटनाक्रम जो घटित हुआ है, वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का एक बंदा वहां नजर नहीं आ रहा। ठीक है रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। समय हमारे पास बहुत कम है, दोनों हमारे प्रवक्ताओं को आपने बखूबी सुना है
और समझा भी है। हरदा की घटना से आप अवगत भी हैं। सवाल आपसे यह है कि जैसा कि मिल करके इस समय दोनों पार्टियों को इस विपत्ति से, इस आपदा से जूझना चाहिए, आज आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर दोनों पार्टियों अगर दोनों पार्टियों ने अपने अपने सामाजिक दायित्व को अगर जो निभाया होता तो क्या ऐसी स्थिति आती? और अगर ऐसी स्थिति आ गई है और इस समय भी दोनों पार्टियां अगर जो राजनीति कर रहे हैं तो इस राजनीति को आप क्या कहेंगे? जल्दी से सर, समय नहीं है। निश्चित रूप से ये वाकई मैं इस मामले में दोनों पार्टियों से कहूं है कि सामाजिक दायित्व उनका दोनों ने पूरा नहीं किया और अभी राजनीति के लिए बहुत समय है, आगे फिर कर लेना। अभी दोनों पार्टियों के सारे कार्यकर्ताओं को जाकर के पूरा करना चाहिए। भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना घटे उसकी सकारात्मक अप्रोच करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बहुत मौके आएंगे। ये मानवीय संवेदना का विषय है, इसको इसी ढंग से लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मानवीय संवेदना का विषय है और मानवीय संवेदना के रूप में ही इसे लेना चाहिए। हमारे पास समय और नहीं है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के हरदा का हादसा जो है वो हाहाकार में तब्दील हो गया है। यहां पर 11 मौतों की बात सामने आ रही है, साथ ही साथ सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है और इस पर सियासत हो रही है। इसलिए दोनों पार्टियों से निवेदन है कि यह समय सियासत का नहीं है, यह रेस्क्यू ऑपरेशन का है, सामाजिक कार्य करने का है। आप हरदा में जाइए और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाइए, उसके बाद जो भी राजनीति हो आप कर लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।